चलिए आज हम लोग सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 का कक्षा 6 to 8 के लिए जो कि 29 जनवरी 2012 में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं 2011 वाला बनाए हैं। अब आगे इसमें है पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो पहला में क्या है, विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में या अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में। दूसरा में, तीसरा में है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। और चौथा में है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने में। तो इसका कौन होगा पहला का? तो पहला का होगा पहला, जो कि है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने के संबंध में क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रख सकते हैं। तो इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने के संवर्धित कर सकता है। जैसे मनोवैज्ञानिक स्नीकर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों ही प्रभावित होते हैं। अभिप्रेरणा को क्या है, सीखने का एक राजमार्ग माना है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों ही प्रभावित करती है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू कब से होता है? पहला में क्या, उत्तर बाल्यावस्था से, या दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा में है शैशवावस्था से, या चौथा है बाल्यावस्था से। तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा प्रसव पूर्ण अवस्था से। तो प्रसव पूर्ण अवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है, विकास प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू होता है। हरलॉक ने इस अवस्था का समय गर्भाधान से जन्म के समय अर्थात महीने के 280 दिनों तक माना है, जिसमें विकास आरंभ हो जाता है। अब है तीसरा क्वेश्चन में है, बहुविद्या बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या? पहला तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, या तीसरा है भाषिक बुद्धि, या चौथा है स्थानीय बुद्धि। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु या खनिज या पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा 3 का 2, प्राकृतिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक बुद्धि में क्या है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। कहने का मतलब जैसे शिकारी करना, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी आदि में प्राकृतिक बहुबुद्धि अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक बहुबुद्धि किस में पाया जाता है? तो शिकारी हो गया, किसान हो गया, पर्यटन हो गया, वनस्पति विज्ञानी हो गया, या प्राणी विज्ञान हो गया, पक्षी विज्ञान, इस में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। अब हम लोग चौथा में क्या है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होता है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला क्या, किस पर आधारित है? पहला में बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, दूसरा में बुद्धि के वितरण पर, या तीसरा में बुद्धि की वृद्धि पर, और चौथा में बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर का कौन सा होगा? 4 का 2, बुद्धि के वितरण पर। तो बुद्धि के वितरण में क्या क्या है? जैसे अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, मतलब अधिकतर व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? औसत होता है। और बहुत कम लोग हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं।
यह कथन बुद्धि के वितरण को प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें लगभग 70% व्यक्ति को जो है बुद्धि लब्धि से 90 से 110 के मध्य है, और लगभग 15% व्यक्ति क्या है बुद्धि लब्धि से 90 से कम होता है। तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या में वही है जैसे अधिकांश व्यक्ति क्या है, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होता है जो बहुत कम होता है, और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति जो कि मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें लगभग कितना है 70% लोग जो हैं व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होता है, और लगभग 15% व्यक्ति ऐसे हैं जो बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। अब है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे पहला क्या गहन प्रतियोगिता होती है, या दूसरा में क्या उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा में समूह में द्वंद्व होता है, या चौथा में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो पाँच के क्या होगा, पाँच में चार होगा। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे सहयोग अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण व्यक्ति, जो अधिक उम्र में जो प्रवीण व्यक्ति है विद्यार्थी है वह छोटे और कम निपुण विद्यार्थी को मदद कर, इससे क्या होता है, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की विकास होता है। जैसे सहयोग अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी जो होते हैं जो छोटे और कम विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की विकास होता है, और उसमें सामाजिक कौशल जैसे सहयोग, सहायता करना, समायोजन आदि का विकास होता है। ये सब है सहयोग अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थियों द्वारा छोटे बच्चों में किया जाता है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, व्याख्या में कह रहा है जैसे सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी और छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। उनमें सामाजिक कौशलों जैसे सहयोग का, सहायता का, समायोजन आदि का विकास होता है। अब हम लोग है छठा पे चलते हैं। छठा में क्या है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने की बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो क्या कहलाता है। जैसे पूर्व का जो अधिगम है जो नई स्थिति के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है। तो पहला में क्या है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो छो में क्या होगा, तो छो में होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जैसे में क्या करें, जब पूरा अधिगम नई स्थिति से सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। बिल्कुल प्रभावित कोई चीज सीखने में नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, तो शून्य स्थानांतरण होगा। तो अर्थात मतलब पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से नहीं होता। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र में होने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, इसका यही है। तो अब इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वह अधिगम क्या कहता है, शून्य स्थानांतरण अधिगम कहलाता है। अर्थात पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से नहीं होता है। जैसे में भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र में होने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, यही है पूर्व ज्ञान शून्य स्थानांतरण। अब है सात नंबर में हम लोग पढ़ते हैं जैसे चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, दूसरा में है मनोगतिक प्रक्रिया, या तीसरा में मनोवैज्ञानिक परिघटना, या चौथा में भावात्मक व्यवहार। तो सात में क्या है, सात का तीन है। मतलब चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है। मनोवैज्ञानिक परिघटना क्या, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसका तो लगता आंसर गलती है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है जो कि पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। यह बालकों में वास्तविक स्वरूप चिंतन करने, उसकी खोज करने और उसके बारे में समझ
बनाने एवं सूचना एकत्रित करने की क्षमता है जो बालक के परिपक्वता व अनुभव को पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित करता है। तो इसका आंसर कौन होगा? वन होगा। 3 नंबर गलत होगा। जैसे चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो इसका व्याख्या में क्या दिया हुआ है? व्याख्या में दिया हुआ है चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है जो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। यह बालकों में वास्तविकता के स्वरूप को चिंतन करने, उनकी खोज करने, चिंता करने और उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने एवं सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता है जो बालक के परिपक्वता व अनुभव की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर। एक बालक केंद्रीय कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो बालक जो कि केंद्रीय कक्षा में हो, बच्चे में क्या सीखते हैं? पहला व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, या दूसरा में मुख्य रूप से शिक्षक से, या तीसरा व्यक्तिक रूप से, या 4 में समूहों से। तो इसमें तो दोनों से सीखेगा, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। तो एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा 2005 से बाल केंद्रित कक्षा पर विशेष बल देते हुए बच्चों को ज्ञान की संरचना वाला बताया गया है। इसके अनुसार कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे दोनों रूप में सीख सके। जैसे 8 की व्याख्या देख लेते हैं। 8 की व्याख्या क्या है? एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बाल केंद्रित कक्षा पर विशेष बल देते हुए बच्चों को ज्ञान की संरचना वाले बताया गया है। इसके अनुसार कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे दोनों रूप में सीख सके। अब है 9 में। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? पहला में है प्रत्याक्षरण, समायोजन, या 3 में है समावेशन, या 4 में स्कीमा। तो 9 के क्या कह रहा है? 9 में होगा पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है। तो इसको कौन से तो समावेशन रहेगा तो होगा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाएगा। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संशोधन किया जाता है जो कि समावेशन कहलाती है। यह संचारण वातावरण में उपस्थित कई प्रकार के उद्दीपने और व्यवहारों के बीच मध्यस्थता मतलब बीच वाला कार्य को दर्शाता है। जैसे इसका क्या दिया हुआ है जो देख लेते हैं। पियाजे के अधिगम को संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है जैसे समावेशन कहलाता है। यह संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता को कार्य करती है। अब हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? जिससे इसमें क्या पुनर्बनल को, या ज्ञान के सह संबंध अंतरण को, या 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या शिक्षार्थी स्वायत्ता को। तो 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में दो का होगा ज्ञान के सह संबंध अंतरण को, जिसमें एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करता है कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त एक दूसरे का ज्ञान सह संबंध एवं उसके अंतर को बढ़ावा मिले। जैसे गणित का विषय प्रायोगिक भौतिक विज्ञान या कंप्यूटर आदि में किया जाता है। जैसे इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसके ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। जैसे गणित विषय का प्रायोगिक भौतिक विज्ञान कंप्यूटर आदि में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।